किरण क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो देखिए, हमने जो लास्ट क्लास में जो लास्ट स्टडी में जो बात की थी उस पर बात किया था हमने गुलाम के नियम के बारे में, गुलाम का सदिश निरूपण के बारे में, इन टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट, स्पर्श द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, और फोर्थ जो टॉपिक होगा आज का वो होगा बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा चार्जिंग बाय कांटेक्ट मतलब स्पर्श द्वारा आवेशन, मतलब कोई इसका मतलब हो गया है कि आपके पास कोई दो चालक गोले होंगे, उनको स्पर्श करवाना है और उनको स्पर्श करवाने पे क्या होगा। दूसरा आपका प्रेरण द्वारा आवेशन, मगर मतलब बगैर स्पर्श करवाए आवेशन का उत्पन्न कैसे करेंगे। तीसरा आपका घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा मतलब दो वस्तुओं के एक दूसरे पर रगड़ना, उन्हीं को बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। तो आइए इनके ऊपर बात करते हैं। तो हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक होगा वह है स्पर्श द्वारा आवेशन। तो स्पर्श द्वारा आवेशन कैसे होगा, तो देखिए आपके पास माना कोई दो चालक गोले होंगे, आपके पास दो चालक गोले होंगे, वो दोनों चालक गोले, यह दोनों चालक गोले एक कुचालक स्टैंड पे रखे होंगे। ये दोनों चालक गोले हैं वो कुचालक स्टैंड पे रुके हुए हैं। इन एक गोला तो होगा आपका निरावेशित, और ये सेकंड जो गोला होगा इसके ऊपर हम आवेश विद्यमान करवा देते हैं प्लस क्यू। यह प्लस क्यू आवेश संपूर्ण रूप से इसके ऊपर विद्यमान रहेगा, तो इसी को बोलते हैं आवेशित। यह आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन में आपने क्या किया, आपने दो चालक गोले लिए, एक निरावेशित गोला है, एक आपके पास धनावेशित गोला था, इन दोनों को एक कुचालक स्टैंड पे रख दिया। सेकंड कंडीशन में आप क्या करवाओगे, स्पर्श द्वारा आवेशन है तो इन दोनों गोलों को क्या करवा देते हैं, स्पर्श करवाते हैं। देखिए इन दोनों गोलों को जैसे ही स्पर्श करवाते हैं तो जो आपके पास जो आवेशित गोला था उसके ऊपर जो प्लस क्यू आवेश विद्यमान था, ये स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण इस निरावेशित गोले पे भी क्या विद्यमान कर देगा, प्लस क्यू आवेश, मतलब इसको भी क्या कर देगा, आवेशित। और ये दोनों वही सेम कुचालक स्टैंड के ऊपर विद्यमान रहेंगे। सेकेंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन आपकी क्या होगी, थर्ड कंडीशन में आपको क्या करना है कि अब इन दोनों स्पर्श गोलों को दूर कर लेते हैं। जैसे इन दोनों स्पर्श गोलों को आप दूर करते हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी ये फर्स्ट वाली पोजीशन वापस हो जाएगी, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों चालक गोले थे, चालक गोलों को जब स्पर्श करवाया तो स्पर्श जैसे ही करवाते हैं तो यह स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण इस गोले के ऊपर भी क्या आवेश, प्लस के आवेश को विद्यमान कर देगा। अब इन दोनों जब गोलों को दूर दूर करते हैं तो इन दोनों गोलों पर क्या विद्यमान रहेगा, प्लस के आवेश। ये लो, वही कुचालक स्टैंड रहेगा। यह आपकी थर्ड पोजीशन होगी, यह आपकी तीसरी पोजीशन है। और सॉरी, मैंने गलती से लिख दिया, दोनों को अलग अलग करना था। ये कुचालक स्टैंड ही रहेंगे। और इन दोनों गोलों पर समान रूप से प्लस का आवेश विद्यमान रहेगा। इसी को बोलते हैं स्पर्श द्वारा आवेशन। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, फिर हम प्रेरण द्वारा आवेशन की बात करेंगे। हो गया, ठीक है, आगे बात करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होगा।
प्रेरण द्वारा आवेशन वो होता है कि किसी वस्तु को आप स्पर्श मत कीजिए, आप स्पर्श न करें, उसके बाद भी आप अगर उसमें आवेश उत्पन्न हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होगा कि आपके पास एक चालक गोला होगा, वो चालक गोला भी एक कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ होगा। यह आपका चालक गोला है, यह आपका कुचालक स्टैंड है। यह फर्स्ट कंडीशन होगी आपकी। इससे चालक गोले के पास में एक ऋणावेशी छड़ लेकर आता हूं, इससे चालक गोले के पास में एक ऋणावेशी छड़ लेकर आता हूं, तो आपकी जो सेकंड कंडीशन होगी वो होगी कि इस ऋणावेशी छड़ के जो पास वाला सिरा होगा ए, और पास वाला सिरा कौन सा है ए, इस ए के ऊपर इस ऋणावेश के कारण इसके पास वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाएगा? धन आवेश। इसके पास वाले सिरे पे तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? धन आवेश। और इससे दूर वाले सिरे पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऋणावेश। इसी को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। बगैर स्पर्श करवाए जब मैंने ऋणावेशी छड़ को एक चालक गोले के पास लेकर गया तो ऋणावेश के कारण इसका विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो एक सिरा इसके पास था तो और ऋणावेशी छड़ थी तो इसका विपरीत आवेश कौन सा होगा? ऋणावेश का विपरीत धनावेश ही तो होता है। तो इसके पास वाले सिरे ए पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धनावेश, और इसके विपरीत ऋणावेश। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन में क्या करते हैं कि मैं इस चालक गोले को भूसंपर्कित कर देता हूं। चालक गोले को जैसे ही भूसंपर्कित करूंगा तो इसका संपूर्ण ऋणावेश जमीन में समा जाएगा और जो चालक गोले पे जो बचेगा वो शुद्ध धनावेश ही बचेगा। कैसे? देख लीजिए। वही सेम कुचालक स्टैंड रहेगा, यह आपकी थर्ड पोजीशन रहेगी। और इसको हमने जैसे ही जमीन से स्पर्श करवाया तो जमीन से जैसे भूसंपर्कित करवाया तो इसका जो संपूर्ण ऋणावेश है वो जमीन में समा जाएगा और चालक गोले के ऊपर क्या बचेगा? ओनली शुद्ध धनावेश। तो ये क्या कहलाता है? प्रेरण द्वारा आवेशन। नोट कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए जो अगला टॉपिक होगा वो होगा घर्षण द्वारा आवेशन। हमने जो फर्स्ट वीडियो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसके हमने विद्युत आवेश की बात की थी कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश को पहचानेंगे कैसे, उसके लिए फ्रैंकलिन ने जो प्रयोग किए थे वही कहलाता है घर्षण द्वारा आवेशन। तो हमने क्या बात की थी? तो मैं थ्योरेटिकल मुंह से बोल देता हूँ, लिखूंगा नहीं, उसको बता देता हूँ कि हमने क्या किया था। एक साधारण कांच की छड़ ली थी, उस साधारण कांच की छड़ को हमने एक ऊनी वस्त्र या सूती कपड़े से रगड़ा था और धागे से बांधकर उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया था। फिर हमने एक एबोनेट की छड़ ली, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा, उसको भी धागे से बांध के स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया था। हमने तीसरी कोई साधारण कांच की छड़ तीसरी साधारण कांच की छड़ ली तो उस तीसरी साधारण छड़ को हमने उन्हीं कपड़े से जिस कांच को छड़ को रगड़ा था उसके पास लेकर गया तो वो दोनों छड़ दूर दूर भागने लगी, परंतु जब एबोनाइट की छड़ के पास लेकर गई तो वो एक दूसरे से चिपक गई। तो यही क्या कहलाता है? घर्षण द्वारा आवेशन। इसी को बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, क्योंकि दो वस्तुओं को हमने क्या किया था? रगड़ा था, रगड़ने के बाद उसमें कुछ आवेश उत्पन्न हुआ, उसी को बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वह टॉपिक है बहुल आवेशों के मध्य बल। अगला जो टॉपिक है बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत।
मतलब कहना यह चाहता है कि आप बहुल आवेशों की वजह से जो बल ज्ञात करोगे वो आप ज्ञात कर सकते हो, आप ओनली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही ज्ञात कर सकते हो, ये कहना चाहता है यहाँ पे। तो ठीक है, हम बात करते हैं कि बहुल आवेश का मतलब एक से ज्यादा आवेश होंगे। अब एक से ज्यादा आवेश होंगे तो उनके ऊपर अध्यारोपण के सिद्धांत से हमें क्या ज्ञात करना है, फोर्स ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करोगे, तो देखिए, माना आपके पास कोई आवेश Q नोट है, माना आपके पास कोई आवेश किया था Q नोट। इस Q नोट आवेश के कारण, इसे Q नोट आवेश पर इसके आसपास के जितने भी आवेश होंगे वो इस पर इफेक्ट है, कुछ बल अनुभव करवाएंगे। तो वो कैसे होगा, देखिए, इसके माना कि यहाँ पे कोई आवेश Q1 है, यहाँ पे आवेश Q2 है, यहाँ पे आवेश Q3 है, यहाँ पे आवेश आपका मान लेते हैं कोई Qn है। तो पहली जो कंडीशन हो जाएगी वो Q नोट Qn के मध्य हो जाएगी, दूसरी Q नोट Q2 के मध्य हो जाएगी, तीसरी Q नोट Q3 और चौथी Q नोट Qn के मध्य हो जाएगी। इनके बीच की दूरी होगी R01, इसके बीच की दूरी होगी R02, R03 और R0n। ठीक है, ये हो गया। अब अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पे कार्य कैसे करेगा, तो कार्य ये करेगा कि जो Q नोट पे जो फोर्स होगा वह फोर्स बराबर होगा इन संपूर्ण आवेशों के सदिश योग के बराबर होगा। तो मैं बोल रहा हूं अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत यहां पे कैसे लागू होगा कि F0, इसके लिए जो Q नोट पे फोर्स होगा वो कितना होगा F0, और इन सभी के योग के क्या होगा, ये बराबर होगा, सदिश योग के बराबर होगा। तो इनके लिए बात करता हूं तो F01 हो गया, Q1 के लिए कितना हो गया F01, Q2 के लिए कितना हो जाएगा F02, Q3 के लिए कितना हो जाएगा F03 और Qn के लिए कितना हो जाएगा डॉट 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 प्लस F0n। ये सदिश योग के बराबर हो गया। तो अब मैं बात कर लेता हूं कूलाम नियम से। कूलाम नियम क्या था, कल की क्लास में हमने बात की थी कूलाम नियम से। कूलाम नियम क्या था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R K, ये कूलाम नियम था। तो मैं फर्स्ट के लिए बात करता हूं F01 के लिए। तो जो फर्स्ट होगा F01 के लिए जो होगा वो कितना होगा, देखिए F01 के लिए K। अब यहाँ पे Q1 की जगह कितना है Q नोट, तो कितना हो जाएगा K Q नोट, और Q2 की जगह कितना है Q1, तो Q1 हो गया। R स्क्वायर, बीच की दूरी कितनी है R01 स्क्वायर, और कैप के लिए R01 कैप। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड की बात करते हैं, F02 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा K Q नॉट Q2 R02 स्क्वायर R02 कैप हो गया। इसी प्रकार तीसरे की बात करते हैं तो F03 K Q नॉट Q3 R03 स्क्वायर R03 कैप। इसी प्रकार फोर्थ की बात कर लें तो फोर्थ की बात हो जाएगी F0, फोर्थ का मतलब यहाँ पे n है तो F0n K Q नॉट Qn R0n स्क्वायर R0n K। ठीक है, इस अध्यारोपण के सिद्धांत को मैंने समीकरण नंबर 1 देता हूं। तो मैं बोल सकता हूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से मैंने ये टोटल F01 F02 F03 F0n ये सारे मान कहाँ रखता हूं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में जैसे ही मान रखूंगा F0 या F रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, F आप 0 भी कर सकते हो, Q नोट के लिए फोर्स F0 मान सकते हो, आप चाहो तो F भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट कितना है आपके पास F01 K Q नोट Q1 R01 स्क्वायर R01 के। सेकंड कितना है K Q नोट Q2 R02 स्क्वायर R02 कैप। इसी प्रकार तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा होगा आपके पास K Q नॉट Q3 R03 स्क्वायर
आर कैप 0 3। इसी प्रकार लास्ट की बात करें तो के क्यू नॉट क्यू एन R0n स्क्वायर R0n कैप। मैंने ओनली क्या किया है, F01 F02 F03 और F0n का मान सभी का नंबर एक में रखा है, मतलब अध्यारोपण के सिद्धांत में रखा है। तो क्या हो गया कि F0 बराबर, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन पार्ट क्या है के क्यू नॉट, सभी में है तो मैंने के क्यू नॉट कॉमन ले लिया। अब इस टोटल पार्ट का जो अंदर तो पार्ट बच गया उसको लिख देता हूं ऐसे कैसे, तो पार्ट बच गया आपके पास Q1 R01 कैप और नीचे R01 स्क्वायर, इसी प्रकार Q2 R02 कैप और यहाँ पे R02 स्क्वायर। इसी प्रकार लास्ट में आपके पास जो पद बच रहा है वो बच गया आपके पास प्लस Qn R0n कैप और नीचे R0n स्क्वायर। ये आपके पास पार्ट बच गया। इसको मैं समेशन के रूप में लिखना चाहता हूँ, समेशन के रूप में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, F0 इज इक्वल टू के क्यू नॉट कॉमन था, समेशन, समेशन के रूप में लिख दिया, मतलब एक पद के रूप में लिखना चाहता हूँ तो कैसे, देखिए Q1 Q2 Qn तक जा रहा है तो मैं इसको Qi मान लेता हूँ और i का मान ले देता हूं मैं, i का मान 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। अब i का मान आप एक ऐड करते जाइए, Q1 Q2 Q3 आगे से आगे चलता जाएगा। दूसरा आपके पास कैप में है R0 i या l कर देता हूं कैप और यहाँ पे l का मान भी कितना कर देता हूं 1 से लेके n तक, ठीक है। यहाँ पे l की जगह आप 1 2 3 4 ऐड करते जाइए, सेम आएगा। नीचे आप देखो आपके पास R0 L ही कर देता हूं और L का मान वही सेम 1 से लेके n तक ऐड करोगे, आपके पास क्या आ गया, बहुल आवेशों के कारण या बहुल आवेशों के मध्य बल। ये क्या आ गया आपके पास, बहुल आवेशों के मध्य बल, मतलब एक से अधिक आवेश जहां आपको दिए गए और उनके मध्य अगर आपको बल ज्ञात करवाता है, फोर्स ज्ञात करवाता है तो आपको अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करना है और कूलॉम के नियम के आधार से इसको आप ज्ञात कर सकते हो। ये आपकी कंप्लीट हुई, आज की क्लास खूब हो गई, ठीक है, अगली क्लास पे मिलते हैं।